देखिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अलग अलग मटेरियल की इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। इलास्टिसिटी किसे कह रहे हैं? यदि हम किसी मटेरियल के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिससे वो डिफॉर्म हो जाता है, और फिर एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तो वो मटेरियल यदि ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है, इनिशियल जो शेप एंड साइज थी उसमें लौट के आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मटेरियल की इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। ठीक बच्चों, तो ये इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो 3 टाइप में डिवाइड की गई है: लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूमेट्रिक, रिजिडिटी। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लेंथ, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से यदि लेंथ चेंज होती है और फिर एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो वो ओरिजिनल लेंथ में यदि लौट जाता है, इसका मतलब उसमें लॉन्गिट्यूडिनल इलास्टिसिटी है। ऐसे वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी, यदि एक्सटर्नल फोर्स लगाने से यदि वॉल्यूम चेंज होता है और फिर एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देने पर, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देने पर इनिशियल वॉल्यूम में लौट आता है, ओरिजिनल वॉल्यूम में लौट आता है, इट मीन्स वो वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी रखता है। ऐसे रिजिडिटी, इसमें शेप चेंज होती है। जैसे कोई क्यूब है, क्यूब का एक फेस हमने फ्लोर पर रख दिया, उसको फेविकोल से या नट से, हमने नट बोल्ट से फिक्स कर दिया एक फेस को, बॉटम फेस को। फिर टॉप फेस पर हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं तो वो बेंड हो जाएगा आगे की तरफ। जितने एंगल से बेंड हो जाता है उस एंगल को तो कहते हैं, उसको मैंने थीटा से डिनोट किया, उस एंगल को कहते हैं शियर स्ट्रेन। और जो फोर्स लगाया है जिस वो टॉप फेस पर, उस फोर्स और टॉप फेस का जो एरिया है उसका जो रेशो है उसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस को रिमूव कर देने पर, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो हमने टेंजेंशियल लगाया टॉप फेस पर, उसको यदि हम रिमूव कर देते हैं तो वो ओरिजिनल शेप में लौट जाता है। इसका मतलब थीटा वापस से 0 डिग्री हो जाता है। थीटा एंगल से जो बेंड हो गया था वो वापस से थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इट मीन्स वो मटेरियल किस टाइप की इलास्टिसिटी रखता है? इलास्टिसिटी ऑफ रिजिडिटी। इस टाइप की इलास्टिसिटी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ रिजिडिटी। तो बताओ कितनी टाइप की इलास्टिसिटी होती है? 3 टाइप की, 1, 2 और 3। अब इलास्टिसिटी चाहे कोई भी हो, ईच इलास्टिसिटी के लिए स्ट्रेस होता है और ईच इलास्टिसिटी के लिए स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे मान लेते हैं कोई वायर है इस टाइप का, मार्कर की तरह, यदि मैं एक एंड को फिक्स कर देता हूँ और दूसरे एंड पर मैं लेंथ के अलॉन्ग फोर्स लगाता हूँ, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो इसका सर्कल का एरिया होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसे कहते हैं? जैसे लेंथ के परपेंडिकुलर कट किया, सामने से देखा तो जो शेप दिखती है उस शेप की एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो मैंने फोर्स लगाया, उस फोर्स के अपोजिट में इस मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स इंड्यूस हो जाता है जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। वो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया उतना ही इंटरनल फोर्स हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स हो जाएगा। उसको इंटरनल फोर्स कह दो, इंटरमोलिकुलर फोर्स कह दो। जब वो दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इंटरमोलिकुलर फोर्स के इक्वल। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों का जो रेशो है वो स्ट्रेस कहलाता है। अच्छा, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। जैसे लेंथ, यहाँ पे डायमेंशन हो गई, लेंथ चेंज हो रही है, तो चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ तो ऊपर हो जाएगा, और इनिशियल लेंथ, जो इसकी इनिशियल लेंथ थी वो नीचे। तो चेंज इन लेंथ और इनिशियल लेंथ का जो रेशो है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाती है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेंथ के अलॉन्ग जब फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल
इलास्टिसिटी कहते हैं। और वॉल्यूम चेंज करने के लिए यदि फोर्स लगाते हैं तो उससे जो इलास्टिसिटी होती है उसको वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी कहते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या कहेंगे? जैसे मान लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ना, जैसे मान लेते हैं कोई बैलून ही है तो बैलून की सरफेस पर चारों तरफ से हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और बैलून की जो सरफेस है उसका एरिया, दोनों का जो रेशो हो जाएगा उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स और जिस सरफेस एरिया पर लगा है वॉल्यूम चेंज करने के लिए, तो एफ अपॉन ये भी एफ अपॉन ये, लेकिन ये वॉल्यूम चेंज करने के लिए लग रहा है इसलिए इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे, है ना। तो देखो वॉल्यूम चेंज करने के लिए स्ट्रेस लग रहा है तो उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, लेंथ चेंज करने के लिए लग रहा है तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और यदि शेप चेंज करने के लिए लग रहा है, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, कोई क्यूब है, क्यूब का बॉटम फेस जो है हम फिक्स कर लेते हैं फ्लोर पर और टॉप फेस पर हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो वो बेंड हो जाएगा थीटा एंगल से, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो शेप चेंज करने के लिए स्ट्रेस लगाया जा रहा है तो उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस, और उसकी वजह से जो एंगल, जितने एंगल से वो बेंड हो जाता है थीटा, उस थीटा को कह रहे हैं हम शियर स्ट्रेन। इसके लिए हम डायग्राम बना सकते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं ये बॉटम फेस तो फिक्स कर दिए, टॉप फेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं F, इससे ये बेंड हो जाता है थीटा एंगल से। ये जो साइड है ये आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये भी उतनी आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये साइड इस तरीके से इंक्लाइन हो जाएगी। साइड है थीटा एंगल से बेंड हो जाएंगे। यदि F की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x है और लेंथ ऑफ साइड L है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर्क अपॉन रेडियस, मतलब आर्क की तरह बिहेव करेगा ये डेल्टा x, रेडियस ये लेंथ जो है रेडियस की तरह बिहेव करेगी तो थीटा की वैल्यू डेल्टा x अपॉन L। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर F अपॉन A और डेल्टा x अपॉन L हो जाएगा। स्ट्रेन की डायमेंशन होती नहीं है, स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है, जबकि स्ट्रेस कोई भी हो फोर्स और एरिया का रेशो होगा। तीनों स्ट्रेसों में से कोई भी स्ट्रेस हो तो फोर्स और एरिया का रेशो रहेगा, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है इसलिए स्ट्रेन की डायमेंशन भी नहीं होगी, और स्ट्रेस की डायमेंशन यूनिट से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद जैसे वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी की बात करोगे तो बैलून का एग्जांपल लेके कर लेंगे हम। बैलून के अंदर गैस भरी हुई है, एयर फोर्स लगाया हमने उसको प्रेस करने के लिए, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो F और ये जो एरिया है इसका स्फीयर का, F और एरिया का जो रेशो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा। लेंथ के अलोंग लगाते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगी, और इलास्टिसिटी हो जाएगी लॉन्गिट्यूडिनल इलास्टिसिटी। जैसे कोई दीवार है, इससे हमने वायर को बांध लिया, कोई रॉड को बांध लिया, फिर खींचने के लिए हमने F एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इससे इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जैसे डेल्टा L, और इनिशियल लेंथ जैसे L थी तो डेल्टा L और L का जो रेशो है वो हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और F और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका रेशो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखो जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही अंदर की तरफ इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, तो दोनों फोर्स इक्वल है,
इसलिए एक्सटर्नल फोर्स और एरिया का रेशो और इंटरमोलिकुलर फोर्स और एरिया का रेशो सेम होगा, इसलिए स्ट्रेस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, है ना। फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है चाहे किसी भी टाइप की इलास्टिसिटी हो, तीनों में से। अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ वायर विद इंक्रीजिंग लोड। जैसे ये वायर है मान लेते हैं, तो इस वायर का एक एंड दीवार से फिट कर लिया, दूसरे एंड पर हम फोर्स लगा रहे हैं इसको खींचने के लिए, और फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। तो फोर्स की एक लिमिट तक, स्ट्रेस की एक लिमिट तक, क्योंकि फोर्स और स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो दोनों में जो रिलेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, और ये प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है एक लिमिट तक। उस लिमिट को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। उस लिमिट को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है। इस प्रोपोर्शनल रिलेशन को हुक्स लॉ भी बोलते हैं। हुक्स ने बताया था सबसे पहले इसके बारे में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जो स्टडी किया था वो हुक्स ने किया था। उसने कहा एक सर्टेन लिमिट तक ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं और प्रोपोर्शनल रहते हैं, इसी स्टेटमेंट को हुक्स लॉ बोला जाता है। तो ए पॉइंट तक ये प्रोपोर्शनल रहते हैं, इसलिए ए का नाम हो गया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। लेकिन हम फोर्स को और भी इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेस इंक्रीज होगा, और स्ट्रेस इंक्रीज होने पर बाद में प्रोपोर्शनल नहीं रहते, कर्व्ड ग्राफ हो जाता है। कर्व मतलब स्ट्रेस ज़्यादा इंक्रीज होती है स्ट्रेस के कंपेरिजन में, है ना, ऐसे कर्व हो जाता है। लेकिन बिहेवियर इलास्टिक भी रहता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को हम रिमूव भी कर देते हैं तो ओरिजिनल लेंथ पे लौट आता है, और ओरिजिनल लेंथ पे लौट आता है, इसका मतलब इलास्टिक बिहेवियर कभी भी है। तो ए पॉइंट तक भी इलास्टिक है, लेकिन बी पॉइंट तक भी इलास्टिक है, लेकिन ए और बी के बीच में जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड हो गया है। और ओ से ए तक स्ट्रेट लाइन भी है और इलास्टिक बिहेवियर भी है। तो बी तक इलास्टिक है, ठीक है, तो बी तक इलास्टिक है, इसलिए बी को कहेंगे इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट के बाद भी स्ट्रेस हम बढ़ाते हैं तो ये प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता है। प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता है मतलब बी के बाद में हमने स्ट्रेस लगाया और फिर बाद में स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो परमानेंटली कुछ उसमें एलोंगेशन बचा रह जाता है, और परमानेंटली एलोंगेशन रह जाएगा, इसलिए बिहेवियर कैसा हो गया, प्लास्टिक बिहेवियर हो गया। यहाँ पे सी पॉइंट क्या चीज है, इसको सी को यील्ड पॉइंट कहते हैं, यील्ड पॉइंट। तो सी तक जो इसमें परमानेंट जो एलोंगेशन रहता है उसकी वैल्यू स्मॉल रहती है, लेकिन सी के बाद भी हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो परमानेंट एलोंगेशन की वैल्यू तेजी से बढ़ती है। परमानेंट एलोंगेशन जो बचा रह जाता है उसकी वैल्यू तेजी से बढ़ती है सी पॉइंट के बाद, इसलिए सी पॉइंट को क्या कहते हैं हम, यील्ड पॉइंट। स्ट्रेस को फिर भी हम बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस की एक सर्टेन वैल्यू पर ये वायर एक लिक्विड की तरह आगे बढ़ता हुआ टूट जाता है, ई पॉइंट पे टूट जाता है ना। तो ई पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट, बी को तो कहेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस, बी को कहेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। लेकिन ई पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे। मतलब डी के इक्वल यदि स्ट्रेस हमने लगा दिया और लगा के हम स्ट्रेस को हटा भी लेते हैं तो भी वायर का जो बिहेव है वो लिक्विड की तरह हो जाएगा। लिक्विड की तरह का मतलब जैसे ग्लास में पानी भरा हुआ है और ग्लास को हम उल्टा कर देते हैं तो पानी लंबा होकर कहीं पे टूट जाएगा, पानी वापस नहीं जाएगा ग्लास में, वो कंफर्म में यदि उल्टा कर दिया तो लंबा होगा, टूटेगा। वैसे ही डी पॉइंट के इक्वल यदि हमने स्ट्रेस लगा दिया तो फिर ये कंफर्म में वायर टूटेगा। उसको हम स्ट्रेस को लगाकर हटा भी देंगे तो भी वायर टूटेगा, स्वतः ही लंबा होगा। तो ये लिक्विड बिहेवियर है, लंबा हो रहा है और ई पॉइंट पे जाके टूट जाएगा। जैसे पानी को उल्टा कर दिया, ग्लास से भरा हुआ पानी उसको उल्टा कर दिया तो अब वो कुछ टाइम तक तो कुछ डिस्टेंस तक तो ऐसे मतलब मॉलिक्यूल जोड़े रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो लंबा हो रहा है लेकिन अभी टूटा नहीं, लेकिन कहीं जाके उसके वो धारा जो है
स्ट्रीमलाइन जो फ्लो है वो टूट जाएगा। तो ये इस ई कोण को क्या कहेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे वो टूट जाता है वायर। तो ये इस तरीके से बिहेवियर वायर का होता है। विद इंक्रीजिंग लोड कह दो, विद इंक्रीजिंग लोड या विद इंक्रीजिंग एक्सटर्नल फोर्स या विद इंक्रीजिंग स्ट्रेस कह दो। तो विद इंक्रीजिंग स्ट्रेस, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में ये कर्व है। तो ये जो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। ए बी डी और ई, ये क्या चीज़ है, प्रोपोर्शनलिटी में यहाँ तक प्रोपोर्शनल रहता है रिलेशन किसके बीच, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच। बी क्या है, इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक में जहाँ तक इलास्टिक बिहेवियर रहता है, मतलब बी तक हम स्ट्रेस को लगाते हैं फिर हटा देते हैं तो वापस ओरिजिनल लेंथ पे लौट आता है। लेकिन बी के बाद भी स्ट्रेस लगाएंगे तो ओरिजिनल लेंथ पे लौटेगा नहीं, कुछ परमानेंट एलोंगेशन रह जाएगा। लेकिन सी तक लगाते हैं तो परमानेंट एलोंगेशन तो रहेगा लेकिन स्मॉल वैल्यू रहेगी उसकी, और सी के बाद भी स्ट्रेस लगाएंगे तो एलोंगेशन जो परमानेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। इसलिए सी के बाद इसका जो पॉइंट बिहेवियर है वो यील्ड बिहेवियर हो जाता है, तो सी को कहते हैं यील्ड पॉइंट। ज़्यादा एलोंगेशन बचता है एक्सटर्नल फोर्स को हटाने पर। और बी का नाम क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने शॉर्ट में बताया इलास्टिक चैप्टर को। वैसे तो फॉर्मूला लिख के अपन कैलकुलेशन करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, वो आगे की बात है। बाकी शॉर्ट में ये लगभग पूरा ही चैप्टर हो गया। थैंक यू वेरी मच।